नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता भी विषय बढ़ता भी विषय और मैं हूं गौरव कुमार पाठक। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारे जिले की एक बेटी जिन्होंने इस बार नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्वालिफाई किया है और हमें नाज है कि एक लड़की होकर इन्होंने संघर्ष करते हुए इस परीक्षा को निकाला है। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इनकी जुबान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर रोशन कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बेगूसराय ज़िले में ऐसा कार्यक्रम रखा है ताकि जो बच्चे, जो कोई जानकार व्यक्ति जिन्हें कुछ भी जानकारी है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने हमारे जिले का मान बढ़ाया है और आपने सफलता पाई नीट परीक्षा में। जो दर्शक यहाँ से आपको देख रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। नमस्ते आप सभी को। मैं सुष्मिता कुमारी रामदेरी गांव से हूँ। मैंने अपने बचपन में पढ़ाई रामदेरी गांव से ही किया है। 2002 में मेरे चाचा जी ने विद्यालय खोला सरस्वती ज्ञान कुंज बड़ी एगू में। वहाँ पर हमने नवोदय की तैयारी की और हम 2004 ईस्वी में बेगूसराय नवोदय में सेलेक्ट हुए। 2004 से 2009 तक हमने वहाँ 10वीं की तक पढ़ाई की और फिर कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन किया। जब कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन किया तो वो बेगूसराय नवोदय में पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए मुझे शेखपुरा नवोदय स्थानांतरित किया गया। जी। तो आगे की पढ़ाई मैंने शेखपुरा नवोदय से की है। फिर 12th की पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन मिथिला यूनिवर्सिटी से ही किया है। स्नातक के साथ साथ ही मैं 12th करने के बाद बेगूसराय ज़िले से ही मिलन सर कॉमर्स क्लासेज शुरू किए थे। मैं उससे तैयारी करके सीपीटी की तैयारी करके उत्तीर्ण होकर दिल्ली चली गई सीए करने के लिए, क्योंकि इस कॉमर्स सब्जेक्ट का सबसे सर्वश्रेष्ठतम सीए माना जाता है कैरियर में। तो मैं सीए करने चली गई। फिर किसी कारणवश उसे पूरा नहीं की और उसके बाद 2-3 साल के अंदर घर लौट आई। आने के बाद फिर से मैंने अब सीए कर रही थी, इस वजह से 2 साल का मैंने ग्रेजुएशन में लीव लिया, नहीं कर पाई। आने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू किया। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीए को छोड़ चुकी थी, कैरियर के लिए सोचना था। तो उसमें से अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सीए सबसे हाईएस्ट होता है तो उसको छोड़कर फिर मैं एक शिक्षक बनना चाहती थी। महिलाओं के लिए शिक्षक एक अच्छा कैरियर माना जाता है, जिसमें एक समय से आपको जाना है, समय से आना है। और मैं अपने जीवन के लिए भी अच्छा मानती हूँ कि आप हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहें। हमेशा आप नई नई जानकारी साझा करेंगे, आप सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। हर दिन पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने शिक्षा को चुना। अच्छा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। पिताजी सबसे बड़े भाई हैं, इसलिए उन्होंने खेती तो नहीं की, बाकी चाचा जी खेती करते हैं। मेरे दादाजी शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक। माता शिक्षिका है, सरकारी शिक्षिका। तो आपकी माँ शिक्षिका है जी। तो कहीं ना कहीं एक माहौल घर में मिला शिक्षा का। जी। तो अब परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको लेकर? परिवार के सपोर्ट में जब आप परिवार की बात करते हैं तो घर में जो सबसे बड़े होते हैं सर्वप्रथम उन्हें ही ध्यान दिया जाता, उन पर ही ध्यान दिया जाता है। जी, उन पर ही ध्यान दिया जाता है। तो मैं 4 भाई बहन हूँ और मैं उसमें से तीसरे स्थान पर हूँ। लेकिन नवोदय में चयन हो जाने के बाद इस बात का टेंशन ही खत्म हो गया कि परिवार साथ दे रहे हैं या नहीं। सरकार के नवोदय में थी, सरकार ही उसमें खर्च कर रही है, परिवार को चिंता नहीं थी। 12th करने के बाद सीए करने गई, उस वक्त उन्हें परिवार से सपोर्ट मिला मुझे, और अभी भी हर कदम पे परिवार साथ है। सुष्मिता जी, आप एक लड़की होकर सफलता प्राप्त कर रही हैं, आपने संघर्ष किया, आगे बढ़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। लेकिन हमारे देश की अन्य बेटियां
जो आज भी कहीं ना कहीं इस सोच से बाहर नहीं निकलती हैं, चलो भाई जो पढ़ाई लिखाई हुआ शादी करके ससुराल जाना और क्या, जो कुछ करना उनको करना कुछ चाहिए, समाज में कुछ नया कीर्तिमान बनाए, ये वो बना नहीं पा रहे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सपने देखने का हक हर किसी को है, इसलिए सपना हर किसी को देखना चाहिए, चाहे फिर हम लड़की हों या लड़के। हम लड़कियां पहले से ही उन्हें जिस तरीके से रखा जाता है, लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं होता है, भगवान अंतर करके नहीं भेजते, लेकिन हमारे रख रखाव में कि लड़कियों को भारी सामान नहीं उठाना है, लड़कियों को घर के काम करने हैं, लड़कों को बाहर पढ़ने जाना है, क्योंकि उन पर पारिवारिक बोझ रहता है कि आपको परिवार को संभालना है। तो इस तरीके से हमारा जो समाज की संरचना है तो उसके अनुसार से आप लड़के और लड़कियों में विभेद करते हैं। अच्छा, कभी आपने इस विभेद का सामना किया? आपको लगा है कभी कि आपके माँ बाप या आपके परिवार के लोग लड़का लड़की में भेद करते हैं? नहीं, मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ऐसा फेस नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इनडायरेक्टली वो आ जाता है। जैसे अगर मैं जाती हूँ कहीं एग्जाम देने तो मेरे साथ मेरे घर के गार्जियन रहते हैं, चाचा हो, पापा हो, भैया हो, भाई हो, तो कोई भी रहते हैं। अब साथ में जा रहे हैं तो ट्रेन की टिकट वो ले रहे हैं। इस वजह से हम ये भी नहीं सीख पाते हैं कि हमें कहाँ लेना है, कैसे करना है। वो जो जीवन सिर्फ किताबी जानकारी से नहीं चलती है, जीवन के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और जो कि इस तरीके से जब आपको बहुत परवाह भी की जाती है तो आप वो चीज़ नहीं ले पाते। कहीं कहीं लड़कियों को कमतर देखा जाता है या उनको कमजोर समझा जाता है। ये सोच पर निर्भर करता है, बिल्कुल देखा जाता है, और अभी भी भारत के कई स्थानों पे बहुत अधिक देखा जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोच में बदलाव आया है, इसलिए ऐसा नहीं है, अभी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। अच्छा, आपने नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्वालिफाई किया है, तो मैं चाहूँगा इसके संदर्भ में आपने कैसी तैयारी की, कहाँ आपने पढ़ाई की और सफलता जो मिली है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नेट मैंने हमारे शिक्षक, पहले हमने आपको बताया कि मैंने सीपीटी की तैयारी मिलन सर के क्लासेस से शुरू की, वहीं पर मुकेश सर से, संतोष सर से हमारी मुलाकात हुई। तो मैं संतोष सर के लगातार कांटेक्ट में बनी हुई थी। उन्होंने 2016 में नेट क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट से उन्होंने किया, जेआरएफ किया। वो हमें प्रेरित करते रहे कि आप पीजी कीजिए, सीए छोड़ दी कोई बात नहीं, आप पीजी कीजिए, पीजी के बाद आप नेट क्वालिफाई कीजिए। तो कितना मेहनत किया इसके लिए, कैसी तैयारी की? जो भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहेंगे, तैयारी करना चाहेंगे, उनको जो आपको सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उनको बताएं कि आपकी तैयारी कैसी रही। मैं अपनी तैयारी के बारे में अगर बताऊं तो मेरी तैयारी कम थी। हर किसी की तैयारी करने की और पढ़ाई करने की अलग तरीके होते हैं। आप कैसे कर रहे हैं और आपकी आसपास की क्या भावना है। वैसे मैंने नेट की तैयारी खुद से ही की है, सेल्फ स्टडी से, लेकिन खुद से पढ़ाई करने के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे मुकेश सर से मिला। मुकेश सर जीडी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपना एक कोचिंग संस्थान शुरू किया। वहाँ पर वो जाने से हमें फ़ायदा होता है कि हर दिन क्या करना है। एक बड़े सिलेबस को आप कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में, कोचिंग ज्वाइन करने में यही फ़ायदा होता है कि आपको हर दिन का क्या करना है ये आपको कोई और बता रहा होता है, कोई और गाइड कर रहा होता है। इसलिए मैं मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कोचिंग शुरू किया। आगे भी बच्चों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुष्मिता जी, कॉमर्स को लेकर मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि कॉमर्स में क्या क्या संभावनाएं हैं और जो युवा मतलब जो आकर्षण होना चाहिए साइंस और आर्ट्स के प्रति उतना कॉमर्स के प्रति नहीं है, तो कैसे इसको सही किया जाए या कैसे युवा इसकी ओर आकर्षित हो? कॉमर्स विषय आजकल नया नया सुना जा रहा है। आजकल नहीं कह सकते हैं, अभी पिछले 5-10 सालों से ये चर्चा में आया है। हमेशा से हमने कहा है कि हमेशा से लोग वही कर पाते हैं जो आपको जानकारी होती है और जिसके लिए आपको बढ़ावा दिया जाता है।
जब मैंने भी कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया था तो उस समय मेरे पिताजी भी लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि कॉमर्स में आगे क्या फील्ड हो सकता है। लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, इसलिए लोग उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते। हमेशा से साइंस कर रहे हैं, डॉक्टर हमारे सामने डॉक्टर है जो जीवन बचाते हैं, इसलिए लोग जानते हैं बायोलॉजी पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं। तो हमारे सामने इंजीनियर है, घर है, इमारत है, सब कुछ, तो उसके अनुसार लोग जानते हैं इंजीनियरिंग करनी है, मैथ पढ़ना है। लेकिन ये बैंक कैसे चल रहा है, ये देश में आर्थिक, हम लोग सुबह उठते हैं पैसे के लिए ही, हर युवा हर लोग पैसे के लिए ही भाग दौड़ कर रहा है। तो इसलिए वो सब कुछ कॉमर्स से रिलेटेड है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आप कॉमर्स सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट सीए होता है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर जो उस उच्चतर सीमा को नहीं पार कर पाता है उससे पहले भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे जब हम सीए की ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो उस वक्त में ही आपको बहुत अधिक जानकारी मिल जाती है, ताकि आप टैली करके आप जो भी बिजनेस के छोटे मोटे काम होते हैं आप वो करते रहते हैं, या अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप हर दिन के काम को कर पाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप उच्चतर ही जाएं, हर फील्ड में हर जगह कॉमर्स, जहाँ पैसा है वहाँ कॉमर्स का पैसा वहाँ कॉमर्स। अच्छा, जिस बिगड़ती शिक्षा की आपने बात की, पीछे बिहार ज्ञान का केंद्र रहा है, ये सच है कि बिहार आज शिक्षा में भारत में सबसे पीछे है, तो कैसे फिर से बिहार को भारत में सबसे आगे लाया जाए? यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को लेकर जो नालंदा हमारा गौरव हुआ करता था, कैसे इस स्वर्णिम गौरव को पुनः स्थापित किया जाए? ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार बहुत ही आगे था, लेकिन हम वो सब कहानियों में पढ़ते हैं। अभी के समय में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इस चीज़ को, इस कमी को प्रशासन भी सुधार सकते हैं, जो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो सुधार सकते हैं, लेकिन कोई भी काम सिर्फ कोई अकेले नहीं कर सकता। हम स्टूडेंट को भी अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा कि हम अपने टीचर को ढूंढें। हम जो बाहर ढूंढते हैं, ट्यूशन में ढूंढते हैं, वो हम कॉलेज में ढूंढें, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तरदायी है, वो हमें पढ़ाए। जब हम ढूंढेंगे तभी हमें मिल पाएगा। धरना प्रदर्शन हर एक छोटी छोटी बातों के लिए भी होता है, तो क्यों ना हम शिक्षा के लिए करें? हमें टीचर चाहिए। जब स्टूडेंट मांगेंगे तो सरकार को देना ही पड़ेगा। सरकार शुरुआत में ऐसे ही, जैसे बहुत सारे पहले तो बस आप पीजी कर लेते थे और प्रोफेसर बन जाते थे, उसमें कुछ नया बदलाव आया कि आप नेट कर लीजिए, आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। फिर अब नया आ रहा है कि पीएचडी कर लीजिए और फिर पीएचडी के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई शिक्षक बन रहे हैं तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बच्चा आप पर पूरा भरोसा करके आता है पढ़ने के लिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जी सर। अच्छा सुस्मिता जी, अभी आपने बात की यहाँ पे नेट का, पीएचडी का, एक और मुद्दा बना हुआ है, काफ़ी इसको लेकर हो हंगामा भी हो रहा है, काफ़ी मन में तरह तरह की धारणाएं, मन में भावनाएं आ रही हैं कि नेट, जीआरएफ और पीएचडी में, पीएचडी को ज़्यादा तजुर्बा मिल रहा है, ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, 30 अंक, एक को 7 अंक, एक नेट को 5 अंक। तो एक नेट क्वालिफाई अभी आपने किया एक स्टूडेंट के नाते, कि आप इसको कैसे देखते हैं और उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में समय लगाते हैं। तो जब ये नई नीति आई है तो शुरुआत में हर कोई अपने फ़ायदे के लिए ही सोचता है, इसलिए हम उसे एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। बस जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो गलत है। ऐसा ही अभी भी कुछ चल रहा है। आप पीएचडी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी क्वालिटी भी देखिए कि पीएचडी आप किस ढंग से करवा रहे हैं। अगर आप पीएचडी को दे रहे हैं तो फिर पीएचडी की जो आपकी जो ढंग है, जो नीति है, आप उसको सुदृढ़ कीजिए, ताकि आपके पीएचडी किए हुए से जो प्रोफेसर हो वो एक मास्टर हो, उनके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग मजाक में भी कहते हैं, कोई हमारे बारे में अनजान इंसान अगर 4 बात बोल जाए तो हम कह देते हैं अरे मेरे पे पीएचडी कर लिए क्या। तो इसका मतलब है कि मेरे बारे में आपको सारी जानकारी है।
तो पीएचडी का मतलब हुआ कि सारी जानकारी। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध नहीं है कि आप पीएचडी को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन पीएचडी को हम अपने से नहीं सुधार सकते हैं, उसकी जो स्थिति है, क्योंकि यहीं पे अपना दरभंगा में है या बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें सही तरीके से सुनियोजित ढंग से उसमें पढ़ाई नहीं कराई जाती, आपको रिसर्च नहीं कराई जाती, आप जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो आपको मजबूर करती है, उसकी नीति सही है कि वो आप जानकारी दीजिए, फिर आपको रिसर्च करना ही होगा। जी, आपको करना होगा। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप निखर के आते हैं, आपके पास जानकारी आती है। तो पीएचडी करना सही है, आप पीएचडी को तवज्जो दीजिए, लेकिन ढंग से दीजिए। आप एक तरफा, या तो आप सीधे नीति बना दीजिए कि आप तो पीएचडी के लिए ठीक है, पीएचडी करके ही बनाएंगे, प्रोफेसर बनना है तो ठीक है। लेकिन जब दूसरी तरफ सरकारी नीति है कि नेट क्वालिफाई को भी आप प्रोफेसर बना रहे हैं, और आप समय से समय आप तुरंत अगर आप बदलाव करते जाएंगे तो इसमें से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। अभी आप बोल रहे हैं कि नेट क्वालिफाई को प्रोफेसर बनाएंगे, अब जब लोग मेहनत करके नेट क्वालिफाई कर लिए तो अब आप सीधा उसको अपेक्षित करते हैं और पीएचडी को 30 अंक दे देते हैं, जैसे नेट का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि पीएचडी जो हो रहा है वो एक यूनिवर्सिटी करा रही है, उसके अंदर में है, लेकिन नेट जो हो रहा है वो देश भर में हो रहा है, नेशनल लेवल का। उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि धोखाधड़ी के तौर पे कि कोई भी कैसे भी पास कर गया। इसलिए हम नेट को भी तवज्जो दे रहे हैं और पीएचडी को भी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो नई नीति बने उसमें पीएचडी और नेट दोनों ही बराबर नहीं हो। हम बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अनिवार्य हो। अच्छा, नेट मतलब पीएचडी करने वाले के लिए नेट अनिवार्य हो? बिल्कुल, और नेट के लिए पीएचडी अनिवार्य हो, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। आप जब एक प्रोफेसर के तौर पर किसी को ज्यादा आने की बात ही नहीं, कम और ज्यादा की बात ही नहीं हो, आप सिर्फ शिक्षा को ध्यान में रख के नीति बनाइए, ताकि उसमें से जब ये दोनों ही काम करके आएंगे तो फिर आपके पास सही जानकारी होगी, संपूर्ण जानकारी होगी, आप अच्छा शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर विचार यहाँ साझा किया। करियर को लेकर जो युवा सशंकित रहते हैं, काफी घबराए हुए रहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? करियर को लेकर सभी लोग सशंकित इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करना है। हर कोई पैसे वाले घर से नहीं होता है। भारत अपना कृषि प्रधान है और कृषि कभी भी आपको नियमित तौर पर पैसे नहीं दे सकती। अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है क्योंकि उन्हें कम मिलता है। इसलिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बिजनेस कर सकें। हम मानते हैं कि बिजनेस करना बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप एक शुरू कर रहे हैं, आप एक से आप 21,000 को आप रोजगार दे सकते हैं। लेकिन फिर आप रोजगार ही तो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर रोजगार लेने ही तो आ रहा है। हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो सकता। रोजगार लेना है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान के अंदर हो चाहे सरकारी संस्थान के अंदर, सबके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, काम करने के तरीके अलग हैं। लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ पाना है, जॉब करना है, ताकि वो अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। इसलिए लोग भाग दौड़ में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ आपने विचार साझा किए, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे बारे में अगर जानते तो आज तक मैंने कभी किसी विद्यालय में भी भाषण तक नहीं दिया है कि कभी मैं स्टेज पे जाकर भाषण देती हूँ। जबकि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ, वहाँ आपको अपने अलग अलग विधाओं को विकास करने का बहुत ही अवसर होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस की अपने आप में आत्मविश्वास की कमी की वजह से कई लोग नहीं कर पाते, मौका होते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैंने अपने डर के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने बोला, क्योंकि आगे भी नेट के बाद पीएचडी के लिए या आगे जब भी कहीं जाए तो आपको इंटरव्यू देना है, और नहीं कुछ भी दे तो अगर हमने नेट किया तो प्रोफेसर बनने के लिए किया। आज अगर हम आपसे बात नहीं कर पाए, आपके सामने अपनी बात नहीं रख पाए, तो हम बच्चों के सामने कैसे रख पाएंगे?
क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबी भाषा से नहीं होती है, आपको अपने से उनको कनेक्ट करना होता जी है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैंने अपने मन की बात कुछ लोगों के सामने रख पाई हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा है।